बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। आज हम मोटिवेशन की टाइप्स और थेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म मोटिवेशन ये बजाते खुद एक लैटिन वर्ड है मूवर। ये उससे ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है टू मूव, हरकत करना। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आपके वर्क को कंप्लीट करने के लिए पुश कर रही होती हैं। वो जो फोर्स पुश कर रही होती है वो फोर्स आप किसी नीड की शक्ल में भी हो सकती है, आपकी वांट्स या डिजायर्स की शक्ल में हो सकती हैं। तो ऐसी कोई फोर्स जो आपको आपका काम कंप्लीट करने के लिए पुश करती है, आपके डिजायर्स गोल तक जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की कुछ टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक है पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन, आपने कोई एक्शन किया और उस एक्शन का जो रिस्पॉन्स था वो आपको पॉजिटिव मिला, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन पैदा हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि आपकी टीचर ने आपको कोई टास्क दिया करने के लिए और उसका एक पार्ट अभी आपने उनको कंप्लीट करके दिखाया, तो उस पार्ट का जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा आपको दिया गया, तो आपके अंदर अपने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मजीद एक पॉजिटिव मोटिवेशन वो पैदा हो जाएगी। तो कोई ऐसा एक्शन जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, उस रिस्पॉन्स की वजह से जो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है अपने काम को कंप्लीट करने की, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है? जो आप अपना काम किसी फियर की वजह से करते हैं, किसी एग्जाइटी से बचने के लिए करते हैं कि अगर आपने ये काम ना किया तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कोई फीलिंग जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है और उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आप जो इकदामात उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल, आपने जो बॉडीली इंजरी है उससे बचने के लिए आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो किसी एक चीज से बचने के लिए किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करना, वो आपकी पॉजिटिव मोटिवेशन होगी। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के अंदर टेस्ट में फेल होने का जो फियर पाया जाता है और उस फियर को ओवरकम करने के लिए जो वो तैयारी करते हैं कि हमने अपने टेस्ट में अच्छे नंबर्स लेने हैं और हमने इसको पास करना है, तो वो जो फियर की वजह से जो वो मोटिवेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है कि कोई ऐसी बैरूनी चीज, कोई ऐसा एक्सटर्नल रिवॉर्ड जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए पुश करता है, कि अगर किसी काम को करने के बाद एट द एंड आपको कोई इंसेंटिव मिले, आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, या आपकी कोई तारीफ की जाती है या आपको अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं, तो वो जो एक्सटर्नल एक फोर्स है जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में प्रेज, फ्री टाइम, मनी, ग्रेड्स, पॉइंट्स जो आपको अवार्ड किए जा रहे हैं, जो भी आपने एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी की बेस पे जो आपको चीजें दी जा रही हैं, एक्सटर्नली कोई इंसेंटिव आपको दे दिया गया है, जो भी आपको रिवॉर्ड्स दिए गए हैं और उस रिवॉर्ड्स की वजह से आपको सेटिस्फेक्शन और प्लेयर भी हो रहा है। सिर्फ रिवॉर्ड्स की बेस पे ही हम इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं कह सकते। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिवॉर्ड हासिल करने के लिए मेहनत की और आपको जब वो रिवॉर्ड मिला तो आप उस रिवॉर्ड से सेटिस्फाई नहीं हो सके, तो वो आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो थी वो जीरो पे चली जाएगी। तो ऐसी मोटिवेशन या ऐसा रिवॉर्ड या ऐसी कोई एक्सटर्नल चीज जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले और आप उससे प्लेयर भी हों और मजीद उससे मोटिवेट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमारी इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो हमारी इनर जो कैपेसिटी है वो हमें अराउज करती है हमारे अंदर कि हमने अपने इस टास्क को कंप्लीट करना है, उसमें हमारा कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं होगा, कोई इंसेंटिव नहीं आएगी, हमारी उसमें अपनी क्यूरियोसिटी होती है, अपना कॉन्फिडेंस होता है, अपनी सेटिस्फेक्शन होती है जिस चीज को परफॉर्म करके, किसी टास्क को परफॉर्म करके जो हम सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको इंप्रूव करते हैं, या हमारी जो उसमें नेचुरल फीलिंग होती है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अराइज होती
होती है हमारे अंदर, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल फैक्टर्स की वजह से अराइज होती है हमारे अंदर, और इन्हीं की बेस पे हम या एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स की ही बेस पे अपने टास्क को बड़े अच्छे से परफॉर्म करते हैं और उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि बच्चे गेम खेलते हैं, उनको किसी भी रिवॉर्ड से कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन वो अपने पर्सनल फन की वजह से, कि उनकी एक इंटरनल उनका फैक्टर है कि हमने खुशी लेनी है, हमने खेलना है, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी गेम खेल के, तो हम वो पर्सनली जो है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होके वो गेम खेल रहे होते हैं। इसमें उनका कोई रिवॉर्ड उनको नहीं मिलता एक्सटर्नली, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट होते हैं उस गेम को खेलने के लिए। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट हम इनकी कुछ थेरीज को डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन की थेरीज कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव्स हैं जो थेरी इसके लिए बताई गई हैं। इसमें फर्दर भी आगे थेरीज होंगी। एक है जी फर्स्ट बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, सेकंड है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और थर्ड है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बिहेवियर पर्सपेक्टिव क्या है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि इसमें आपका बिहेवियर चेंज होगा, और ये एक्सट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट की वजह से आपका जो बिहेवियर चेंज होता है वो बिहेवियर पर्सपेक्टिव में कंसीडर किया जाता है मोटिवेशन को, जिसमें स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए या अपने टास्क में एंगेजमेंट के लिए। जो रिइंफोर्समेंट एक्सट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट यूज हो रही होती है, जिसकी बेस पे आपका बिहेवियर वो चेंज हो जाता है और आप फर्दर अपने काम को कंप्लीट करने के लिए मजीद मोटिवेट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड बिहेवियर पर्सपेक्टिव। ज्यादातर जो टीचर्स हैं हमारे वो एक्सट्रिंसिक रेनफोर्समेंट ही यूज करते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई काम नहीं करता या वो लो है अपनी क्लास में, तो उसको मजीद मोटिवेट किया जाता है कि आप ये काम करेंगे तो आपको मैं ये रिवॉर्ड दूंगी। कभी आप वो चॉकलेट की शक्ल में बच्चों को रिवॉर्ड दिया जाता है, कभी किसी भी गिफ्ट्स की शक्ल में दे दिया जाता है। तो मोस्टली जो टीचर्स हैं वो एक्सट्रिंसिक रेनफोर्समेंट्स जो हैं या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं वो यूज करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और उस वजह से जो बच्चों का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है कि हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा एट द एंड। और उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए जब वो अपना बिहेवियर चेंज करके अपने टास्क के कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा बिहेवियर पर्सपेक्टिव होगा मोटिवेशन का। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बिहेवियर का और ह्यूमनिस्टिक का ये है कि इसमें सिर्फ हमारी अचीवमेंट और एजुकेशन को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें स्टूडेंट्स की जो बेसिक नीड्स हैं वो भी शामिल हो जाती हैं कि इन बेसिक नीड्स का फुलफिल होना भी बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तो देन ही हम सोशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। इसमें फर्दर 2 थेरीज हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में। फर्स्ट है मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स और दूसरी है रॉजर की मोटिवेशन थेरी। इनको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी थेरीज हैं। जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थेरी है, ये मैस्लो ने 1954 में ये जो थेरीज थी ये प्रोवाइड की थी, और इसमें उसने एक मॉडल बनाया था जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होता है, और उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन, मतलब एक नीड आप सेटिस्फाई होंगी तो देन आप दूसरी स्टेज पर चले जाएंगे, दूसरी स्टेज में आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप तीसरी स्टेज में चले जाते हैं। ये आपको मैं मॉडल की शक्ल दिखा देती हूँ, इधर से आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट जो स्टेज है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आ रहा है जी, थर्स्ट और हंगर आ रहा है। अगर आपका थर्स्ट और हंगर ये नीड आपकी फुलफिल होती है तो देन आप सेकंड स्टेज पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेज है आपकी सेफ्टी नीड्स। जब आपको सेफ्टी नीड्स मिल जाती हैं, आपको सिक्योरिटी मिल गई, तो फिर आप मूव करते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज है आपकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में अब आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन आ जाएगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगा, लव आ जाएगा, और जब आपकी ये भी थर्ड नीड भी सेटिस्फाई हो जाते हैं आप अपने नीड से, इन तीनों नीड से, देन आप फोर्थ नीड है जो उसकी तरफ मूव करेंगे, और ये आपकी स्टीम हो जाएगी, सेल्फ स्टीम आ जाएगी, आपका स्टेटस इसमें आ जाएगा, और उसके बाद इस नीड को फुलफिल करने के बाद भी आप 5 स्टेज की तरफ मूव कर जाएंगे जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगी। तो जो बेसिक नीड है मैस्लो की वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो लोएस्ट नीड है, और जो हाईएस्ट नीड है वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगी 5 जो स्टेज है इस नंबर पे।
अब इन 5 मैस्लो के अकॉर्डिंग आपका बेसिक से हाई की तरफ जाना और इन सारी नीड्स का फुलफिल होना, फिर ही आप मज़ीद मोटिवेट होते हैं। अगर आपकी एक नीड जो स्टेज है वो आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप मज़ीद मोटिवेट हो जाते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, और दूसरी भी अगर हो जाए तो वो आपको थर्ड नीड की तरफ लेकर जाती हैं, और इसी तरह मोटिवेशन आपकी एक स्टेज से दूसरी स्टेज और दूसरी से तीसरी की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट है रॉजर की मोटिवेशन थ्योरी। रॉजर की मोटिवेशन थ्योरी में डिफरेंस ये है, इसमें इंडिविजुअल की पर्सनल परसेप्शंस जो हैं वो शामिल होती हैं। यहाँ पर इसके पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। रॉजर कहता है कि आपको अपनी इनर वॉइस वो सुननी चाहिए, आपका ज़मीर क्या कह रहा है, आपके इनर के क्या, आपकी इनर से क्या आवाज़ें आ रही हैं जिसको आप सुन के अपने उस काम की तरफ जा सकते हैं, उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप करने जा रहे हैं तो आपका इनर वॉइसेस क्या है, आपने उसको ज़रूर सुनना है। रॉजर कहता है कि आपको खुद इस काबिल होना चाहिए कि आप चीज़ों को जज कर सकें कि क्या चीज़ जो थी वो आपके लिए ठीक थी और क्या नहीं ठीक थी, ना कि हमें दूसरों के जो फीडबैक हैं कि दूसरे हमें क्या कह रहे हैं या दूसरा हमें क्या फीडबैक दे रहा है या एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं, हमें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इंटरनल सोर्सेज जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको सुनना चाहिए और उनसे मोटिवेट होना चाहिए, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमें उन पे रिलाय नहीं करना चाहिए। अब जो मैस्लो की थ्योरी थी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा बेस करती है, और जो रॉजर की मोटिवेशन थ्योरी है ये इंटरनल फैक्टर्स पे ज़्यादा बेस करती है। तो ये जो दो थ्योरीज थी, ये दोनों थ्योरीज हमारी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में आती हैं। थर्ड जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव थ्योरी। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जब भी कॉग्निटिव का वर्ड आए तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ और आपके माइंड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर भी इसी मोटिवेशन के बारे में बात हो रही है, जो आपके थॉट्स आपको मोटिवेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको फोकस करने के लिए, जो आपको गाइड कर रहे हैं आपके थॉट्स, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स भी इंटरनल मोटिवेशन पर ही बेस कर रही है। मैस्लो की जो थी वो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे थी, रॉजर की भी इंटरनल मोटिवेशन पे है, और इसी तरह कॉग्निटिव की भी इंटरनल मोटिवेशन पे ही फोकस करती है। इसमें भी मजीद उन्होंने दो थ्योरीज का जिक्र किया है, एक है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी और दूसरी है वेनर की एट्रीब्यूशन थ्योरी। इनको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी ये जॉन एटिक्सन और डेविड ने मिलकर दी थी, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जब आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं तो आपके सक्सेस और फेलियर के 50-50% चांस होते हैं। अब वो 50% चांस आपको सक्सेसफुल की तरफ भी लेकर जाते हैं, और वो 50% चांस आपको रिस्क लेने के ऊपर, या उससे आप फेल भी हो सकते हैं, और उस फेलियर की वजह से जो आप रिस्क लेते हैं कि हो सकता है मैं इस काम को अचीव कर लूं, तो वो आपकी अचीवमेंट मोटिवेशन होगी। और जब आप उस काम को करने के बाद आपको सक्सेस अचीव हो जाती है तो आप हैप्पी हो जाते हैं, और अगर उस काम को करने के बाद आप फेल हो जाते हैं तो देन आप ये देखते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या थी उस काम को करने से, वो सक्सेस की तरफ थी या फेलियर की तरफ थी। और अगर वो फेलियर की तरफ थी तो फिर आप एंड पर ये कहते हैं कि इसमें मेरा पर्सनल कोई फॉल्ट नहीं था, मैंने तो बड़े अच्छे से प्रिपरेशन की थी, मैंने इस काम को बड़े अच्छे से करना चाहा था, उसका जो फेलियर है उसमें मेरा पर्सनल कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो ये होती है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। नेक्स्ट है वेनर की एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब जब आप किसी चीज को फेल या पास की तरफ लेकर आ जाते हैं, एट द एंड आप या पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं, तो आप अपनी सक्सेस या फेलियर को किसी चीज के साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आप अपने फेलियर को या अपनी सक्सेस को उन कॉजेज के साथ रिलेट करेंगे, उनको एट्रीब्यूट करेंगे जो आपकी बिलीफ्स आपके बन चुके हुए थे, और जिन्होंने उन बिलीफ्स ने ही कंट्रोल किया हुआ था आपकी सक्सेस और फेलियर को। तो अब आप अपने बिलीफ्स को एट्रीब्यूशन दे देंगे कि मेरा ये यकीन था कि मैं कामयाब होंगी, या मैंने अपना काम इतने अच्छे तरीके से किया था कि मुझे बिलीव था इस चीज़ का कि मैं अपना गोल जो है वो अचीव कर लूँगी। तो ये वेनर ने ही ये दी थी एट्रीब्यूशन थ्योरी, तो उसी के नाम से है ये वेनर एट्रीब्यूशन थ्योरी कि आप अपने सक्सेस या फेलियर को किसी भी चीज़ के साथ जो है वो रिलेट कर देते हो, एट्रीब्यूट दे देते हो उसको। अब एजुकेशन में मोटिवेशन को अगर हम अप्लाई करें तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे?
वो हम कुछ इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं कि उससे स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो पर्टिकुलर गोल्स की तरफ बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। उसको अपनी क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने अपने इस गोल्स को इस तरीके से अचीव करना है। नेक्स्ट है लीड टू इंक्रीज एफर्ट ऑफ एनर्जी। उसके स्टूडेंट के अंदर अपने उस गोल्स तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, एफर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर कि मैं इस गोल्स को हासिल करना चाहता हूँ, अपने इस काम को कंप्लीट करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे जितने भी एफर्ट करना पड़ी मैं वो करूँगा। फिर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो है वो इन्हांस हो जाती है, बच्चे का दिमाग वो ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाता है, वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली समझना शुरू हो जाता है, उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो वर्किंग में आ जाता है और उससे उसकी परफॉर्मेंस मोटिवेशन से बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है। अब जो हमने अप्रोचेस पढ़ी थी उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे होगा क्या? एक तो जो आप रिइंफोर्समेंट करेंगे, बच्चों को कोई रिवॉर्ड देंगे, कोई भी उनको इंसेंटिव देंगे तो उससे बच्चों का जो बिहेवियर है वो मज़ीद मोटिवेट होगा और उनका बिहेवियर जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा अपने उस फर्दर गोल की तरफ, उसको अचीव करने की तरफ। और एक बात याद रखिएगा कि स्टूडेंट का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, जो रिइंफोर्समेंट उसको प्रीवियसली टीचर की तरफ से मिली होती है, वो फर्दर शेप करती है उसका जो नेक्स्ट उसने गोल अचीव करना होता है उसकी तरफ के। अगर स्टूडेंट ने कोई अच्छा काम किया और टीचर ने उसको उस लेवल का अप्रिशिएट नहीं किया तो ये जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था ये उसको शेप करेगा, जो वो नेक्स्ट वर्क करेगा उसके लिए। अब वो काम शायद अच्छे तरीके से नेक्स्ट ना कर सके अपने पिछले बुरे फीडबैक की वजह से, तो जो पिछला एक्सपीरियंस होता है वो अगली मोटिवेशन का जो लेवल है उसको वो शेप दे रहा होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव अप्रोच की इम्प्लीकेशन। कॉग्निटिव अप्रोच में स्टूडेंट की मेंटालिटी को स्टडी किया जाता है कि स्टूडेंट डिफरेंट बिहेव जो है वो क्यों परफॉर्म करते हैं। अब उसमें बच्चा हमेशा सक्सेस होने के लिए ही मोटिवेट नहीं होता, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेलियर से बचने के लिए मोटिवेट हो रहे होते हैं। सक्सेसफुल से वो मोटिवेट नहीं होते कि हमने पास होना है, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेल होने के डर से मोटिवेट हो रहे होते हैं। तो उनका जो ये मेंटल लेवल है उसको इस अप्रोच में, कॉग्निटिव अप्रोच में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि नीड्स के बारे में, स्टूडेंट्स के वेलफेयर और वेल बींग्स के बारे में, कि आपकी अगर पहली एक नीड जो है बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होगी तो देन आप अपनी सेकंड नीड की तरफ मूव करते हैं, उसको स्टडी करता है ये। इसमें वो ये कहते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है उसको ही सिर्फ फोकस नहीं करना, बल्कि स्टूडेंट्स की जो वेलफेयर है उसको भी फोकस करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए सिर्फ करिकुलम ही सब कुछ होता है, वो स्कूल इसी गर्ज से आते हैं कि हमने पढ़ना है, ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, फर्स्ट आना है और सिर्फ वो करिकुलम के ऊपर ही उनका सारा फोकस होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टीचर से या स्कूल से ये डिमांड कर रहे होते हैं कि वो सेफ्टी भी चाहते हैं उस स्कूल से, वो बिलोंगिंग भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सेल्फ एस्टीम को मज़ीद हाई किया जा सके। उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं उस इंस्टीट्यूशन से या उन टीचर से, जो वो चाह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें उनसे मिलें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ स्कूल करिकुलम तक ही महदूद होते हैं और उनको बाकी चीज़ों से कोई इतनी गर्ज नहीं होती। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिक नीड्स भी चाह रहे होते हैं और जो सेल्फ एस्टीम नीड्स या बिलोंगिंग नीड्स भी चाह रहे होते हैं, उनके लिए ये जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वो यूज की जाती है कि उनकी नीड्स को किस तरह से हमने फुलफिल करना है। ये थी मोटिवेशन की थेरीज। पहले हमने पढ़ा मोटिवेशन क्या है, फिर मोटिवेशन की टाइप्स पढ़ी और उसके बाद हमने एट द एंड मोटिवेशन की जो थेरीज थी, जो पहले 3 पर्सपेक्टिव्स थे और उन पर्सपेक्टिव्स के अंदर जो फर्दर थेरीज थी हमने उनको डिस्कस किया और उसके बाद उनकी इम्प्लीकेशंस को देखा कि उनको एजुकेशन पर्सपेक्टिव में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें तो हमें क्या उससे हासिल होना चाहिए। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।